हकायक टीवी आज आपके लिए कुछ इकनॉमिक हकायक भी लेके आ रहा है। हमारे साथ स्पेन से राना नसीम अख्तर साहब, जो कि नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज़ जो यूरोप में हैं, यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, और यूरो सी पैक के चेयरमैन हैं, वो तशरीफ लाए हुए हैं स्पेन से। और उनके साथ मियाँ वहीद साहब, जो साबिक़ गवर्नर पंजाब के कोऑर्डिनेटर रहे और सियासत पे, मुआशरत पे उनकी गहरी नज़र है, क्योंकि उनकी अपनी बैकग्राउंड बिज़नेस की है और अपने एक ख़ास वक्त में वो गारमेंट इंडस्ट्री के आइकॉन भी रहे। हम नाज़रीन आपको बताते चलें कि राना नसीम अख्तर साहब का फोकस जो है वो बुनियादी तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर है। उसमें कंस्ट्रक्शन भी है, उसमें हाउसिंग कॉलोनी भी है, और वो सिर्फ पाकिस्तानियों का पूरा एतमाद उन्हें हासिल है। उसके लिए वो कई $100 बिलियन लेके आ रहे हैं। अब इन्हें उन हाउसिंग सोसाइटीज़ की तलाश है जो जेन्युइन तरीके से अपना काम करना चाहते हैं और लोगों का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं या हो सकते हैं। पहले मैं मियाँ वहीद अख्तर साहब से गुजारिश करूँगा, क्योंकि इनका ताल्लुक भी इस वक्त खासा है रियल एस्टेट सेक्टर से, तो ये बताएंगे कि रियल एस्टेट सेक्टर में क्राइसिस कौन कौन से हैं, ताकि राना नसीम अख्तर साहब उन जो लूप होल्स हैं उनको कवर करके जब अपने पाकिस्तानी जो इन पे एतमाद करते हैं उनके पास जाएंगे तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाली साहब, एक सियासी वर्कर को आपने जो है ना रियल एस्टेट की तरफ, लेकिन जो मैं समझता हूँ यहाँ पे आजकल असल में एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर देखें कि ये सबसे बेहतर और सबसे मुनाफे वाला जो बिज़नेस है ना वो रियल एस्टेट है। और हालांकि किसी भी मुल्क में मैं नहीं समझता कि ये कोई तरक्की के लिए कोई बड़ा अहम मामला है। जिस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री भी ना हो, बाकी कोई जो है ना एक्सपोर्ट का ना हो, जहाँ पे ज़राअत का बुरा हाल हो, वहाँ पे रियल एस्टेट का अगर बिज़नेस चल रहा होता है तो ये मैं वैसे इसको कोई बेहतर तो नहीं समझता। लेकिन यहाँ पे जो इसमें भी क्राइसिस इस वक्त चल रहा है उसकी वजह सिर्फ ये है कि आज जो है ना मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमें जो है ना हर दूसरे दिन आप नई से नई हाउसिंग स्कीम का नाम सुनते हैं, जबकि वो पूरी तरह एक तो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन से हट के वो बन जाती हैं। और फिर लोगों के साथ यहाँ पे जिस तरह से फ्रॉड होते हैं, लोगों को जो है ना वो बुकिंग हो जाती है, पैसे ले लिए जाते हैं, और उनके बड़े ही खूबसूरत किस्म के टीवी और अखबार में और पूरी दुनिया के अंदर उसके इश्तहार उस पर पैसा लगाया जाता है। वो लोग ट्रस्ट करके उनसे वो ले लेते हैं, और उसके बाद ये होता है कि कुछ अर्से के बाद पता चलता है कि जनाब वो सारे का सारा जो है ना वहाँ पे जो कुछ दिखाया गया है, उनके पास ज़मीन जो है ना फर्ज करें तो 100 कनाल है, तो उन्होंने 100 एकड़ से भी ज़्यादा के जो है ना प्लॉट बेच लिए होते हैं। 100 एकड़ है तो हज़ारों एकड़ के जो है ना वो प्लॉट जो है ना वो बेच लिए जाते हैं। वहाँ पे मस्जिद का, वहाँ पे पार्क का, वहाँ पे हॉस्पिटल का, वहाँ पे जो कुछ भी उसकी ज़रूरियात हैं वो वहाँ पे मौजूद नहीं होती। और ये एक वजह है कि यहाँ पे आज अगर DHA सिर्फ है या बहरिया या एक दो नाम जो है ना काम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि उनके अंदर जो है ना लोगों को जहाँ पे ट्रस्ट है वहाँ पे प्राइसिंग का और दूसरी जगह पे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर मैं समझता हूँ कि जैसे राना साहब कोशिश कर रहे हैं या और हमारे बहुत से दोस्त भी और पाकिस्तान के अंदर जो लोग आम आदमी की बेहतरी के लिए अगर ये करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले वो लोगों का जो है ना कॉन्फिडेंस जो है ना वो लोगों का एतमाद बहाल करना होगा कि जो चीज़ उन्हें दिखाई जा रही है, जो चीज़ उन्हें दी जाएगी वो बिल्कुल सही और जेन्युइन है, उसमें कोई फ्रॉड वाली बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि अगर ये सारा कुछ हो तो ये बिजनेस जो है ना ये आम आदमी को भी इससे फ़ायदा होगा, और करने वालों को तो है ही है, लेकिन इसको आम आदमी को भी इससे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा। जी राना नसीम अख्तर साहब, आपने जो हमारे यहाँ जो फ्लाज हैं या डिफेक्ट्स हैं हाउसिंग कॉलोनी में, ये सब एक मुख्तलिफ 3 अल्फाज में उनकी निशानदेही कर दी। आप इसको ओवरकम कैसे करेंगे, और इसको इन स्कीमों के लिए पैसा लाते वक्त आप इसको स्क्रूटनाइज कैसे करेंगे, इनकी छान पट कैसे करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया
सालवी साहब, आप हमेशा ऐसे इशू लेके आते हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और बाकी जो सुनने वालों के लिए बड़े फ़ायदेमंद और बड़े हौसला अफजा होते हैं। तो रियल स्टेट की इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर अमेरिकन इकानमी को देखा जाए या यूरोपियन इकानमी को देखा जाए, इन कंट्री जो इस वक्त से आप कहेंगे टॉप इकानमीज हैं दुनिया, इनके अंदर रियल स्टेट को एक इंडस्ट्री का वो पूरा एक रखा गया है, इनका दर्जा हासिल। और उस दर्जा हासिल होने की वजह से ये इंस्टीट्यूशनल फंडिंग इनकी बैकग्राउंड पे आती है। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग से बात ये है कि पीछे इदारों की फंडिंग अवेलेबल होती है, उसके ऊपर बहुत सारे प्राइवेट लोग आके, क्योंकि रूरल रेगुलेशन का भी बड़ा इस पर रोल है। जितने हमारे पाकिस्तानी बाहर हैं और जितनी भी लोग यहाँ से बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं, रियल एस्टेट में एक ट्रस्ट वर्दी इंडस्ट्री है बाहर के हवाले से। तो ये कहना कि यहाँ इस इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए रूरल रेगुलेशन की कमी है, सिर्फ मेरे ख्याल में अगर वो चीज़ें प्रॉपर अडाप्ट कर ली जाएँ, जो कि अब आस्ता आस्ता मार्केट में आना हो रही हैं, तो उसी वजह से आपने जब चीज़ें बेहतर हुई हैं तो लोगों का इत्मीनान भी यहाँ बेहतर हुआ है। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के लिए खुश अहम चीज़ ये है कि अब इदारों ने उन चीज़ों को अडाप्ट करना शुरू किया है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बेहतर है पहले से, और उस अवेयरनेस होने की वजह से ओवरसीज़ भी बहुत यानी कि इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से मार्केट में आपको बूम भी नज़र आया। जो ही गवर्नमेंट और इंस्टेबिलिटी आई है तो लोग थोड़े से रुके हैं, लेकिन इस मुल्क को बेहतर और अच्छे तरीके से चलाने के लिए मेरे ख्याल में इसको अगर इंडस्ट्री का पूरा एक दे दिया जाए दर्जा, तो ये पाकिस्तान की इकानमी के लिए बूम का बाइस बन सकती है। यूरोप में बड़े क्राइसिस भी आते हैं, बड़ी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी उसको इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दिया हुआ, लेकिन जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर रही। उसका क्या करें? उसके लिए सर ओके, मैं एक सवाल और भी छोटा था, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं एक राम साहब, लाहौर के अंदर OPF एक 90s में मैंने देखा था उनका सारा वो जगह भी बड़ी खूबसूरत जगह, बड़ी आला फाउंडेशन, हाँ, वो एक बड़ी अच्छी स्कीम यहाँ पे मैंने उस जमाने में देखी। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि उसके इर्द गिर्द इतनी बेहतरीन तमाम हाउसिंग स्कीमें हैं, और आज वो जाके चूँकि उनके दरमियान में आ गई है, वहाँ से एक रास्ता बड़ा जो है ना वो निकला है, तो तब जाके कहीं उस जगह पे थोड़ी सी प्राइसेस का या उन लोगों के प्लॉट्स की कोई वैल्यू बनी है, क्योंकि वहाँ पे कोई बुनियादी सहूलतें हैं ही नहीं। वहाँ पे किसी ने कोई उस तरह से उसको टेकअप किया ही नहीं है कि उसके लिए कोई जो है ना वहाँ ना पार्क्स का, ना वहाँ पे मार्केट्स का, ना अंदर कोई ऐसी। और ये देखें, ये भी तो कोई वो फाउंडेशन जो बनी थी, उन्होंने ओवरसीज़ से पैसे लिए, ओवरसीज़ के नाम पे वो सारा कुछ हुआ। ये बदकिस्मती है जिसकी तरफ मैंने पहले भी इशारा किया। आप देखिए कि लाहौर के अंदर जहाँ आज बड़ी स्कीमों के अंदर एक कनाल का प्लॉट या 10 रुपये की प्लॉट की जो प्राइस है, उससे आज भी वो कहीं बहुत पीछे जो है ना वो अगर वो सिर्फ अगर उसकी प्राइस में कोई बेहतरी आई है तो वो इस वजह से आ गई कि उसके इर्द गिर्द इतना ज़्यादा यानी अच्छी बाकी जगह आ गई हैं, वो दरमियान में आ गई, इस वजह से हुई है। उसके अंदर कोई ऐसे हालात नहीं है कि वो बहुत उसको किसी स्कीम के सब वो चीज़ें प्रॉब्लम आती रही है, लेकिन ओवरऑल जो राना साहब का कंसेप्ट है, मुझे कि ये चाहते हैं कि जो जेन्युइन पार्टीज है, हम जो क्राइसिस आपके फ्लड में तो पैसा बना के आपको निकल गए, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं वो बेचारे पूछे हैं, ये उनको निकालना चाहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि ये उस तरह का जब तक रूल्स जो है ना वो पूरी तरह उसको अडॉप्ट नहीं करते सारी, और लोग जो है ना ख़ास तौर पर ये हमें अदारों को इस पे जो है ना वो बिल्कुल सोचना होगा, कंट्रोल करना होगा, और इन लोगों को कामयाब जो है ना इन लोगों का साथ दें, बल्कि गवर्नमेंट साथ दे। आप असल में जो बात आपने की बड़ी आपका माशाल्लाह उस पर बड़ी गहरी नज़र है, लेकिन इस इंडस्ट्री को एज इंडस्ट्री अडॉप्ट करना बड़ी अहम बात है, लेकिन उसके SOPs ऐसे हैं जो कि फुली उस पर नहीं किया जाता रूरल रेगुलेशन। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इसके SOPs बना के उन चीज़ों को, अगर दूसरे मुल्कों में ये कामयाब है, पुर्तगाल इसमें बूम कर रहा है, गोल्डन वीज़े इशू कर रही है गवर्नमेंट, इसी तरह दुबई में अगर आप देखें वहाँ बिल्कुल रेगिस्तान था लेकिन उन्होंने इसको जनरल बना दिया, क्योंकि उन्होंने ट्रस्ट पहले काम किया ना क्लाइंट का, नंबर 1। नंबर 2 मैंने ये देखा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत बड़ा गैप अभी भी, आप इस तरह की और भी 5 साल 10 साल आप करेंगे, एक बैकअप पूरा लगाएंगे जिसके अंदर,
تو اس کے اندر ابھی بہت گیپ ہے، کیونکہ ہم نے آج سے 14-15 سال پہلے ایک باہر سے ڈیلیگیشن لے کے آئے تھے، تو ہم اسٹیٹ بینک کے پریزیڈنٹ ابھی سابقہ گورنمنٹ نے کوشش کی، وہ نہیں اس کو کر سکے، تو اس مارکیٹ کے اندر ابھی بہت گیپ ہے۔ اگر اس کو ایس او پیز کے ساتھ اور اس کو ایز انڈسٹری پریکٹیکل کیا جائے تو یہ اس کے اندر بوم آ سکتا ہے۔ اور دوسرا، اوورسیز کا ٹرسٹ کیسے بنے گا رول اینڈ ریگولیشن سے، سوال کرنے والا اور دوسرا ان کی انویسٹمنٹ کو گورنمنٹ سیکیورٹی دے، یس سب سے بڑی چیز ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو یہ قبضہ والا گروپ ہے یہ اب پہلے سے بہت کم ہو گیا ہے، سابقہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر بڑے اچھے اقدام کیے ہیں، لوگوں کا ٹرسٹ بلڈ ہوا ہے، تو اتنی زیادہ انویسٹمنٹ آئی ہے کہ یہ پوری دنیا کرائسس میں چل رہی تھی اور پاکستان بوم میں چل رہا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ گورنمنٹ پہ لوگ ٹرسٹ کر رہے تھے کہ یار جو چیزیں کہہ رہی ہے چیزیں، اب آپ نے دیکھا ہے کہ اسٹارٹ ابھی بیریئر جس طرح نام لیا، ڈی ایچ اے کا نام لیا، اس پہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، مہنگی چیز بھی خرید رہے ہیں۔ تو باقی لوگوں کو بھی اگر اس کے وہ اس چیزوں کو اڈاپٹ کر کے چلایا جائے تو میرے خیال اکانومی کے اندر یہ بہت بڑا پلر ہے، ایک چھوٹا پلر نہیں ہے۔ دوسری انڈسٹری اس میں لیگ کر جاتی ہے، یورپ میں بھی سر مور دین 45% تو ریئل اسٹیٹ کو ہی وہ کرتے ہیں پروموشن۔ جی اب میں پھر وہ اسپین کی بات کروں گا، پرتگال میں آپ دیکھ لیں، امریکہ میں ایون دیکھ لیں، یہ ان کی ٹاپ پر اکانومیز کے اندر ان کا رول ہے، کیونکہ ہماری دوسری انڈسٹری چل نہیں رہی، ٹورزم بالکل ڈیڈ ہے، کوئی آ نہیں سکتا سیکیورٹی وائز ہیں جی۔ تو میں یہ صرف کہنا چاہوں گا کہ گورنمنٹ اگر رول اینڈ ریگولیشن کے اوپر رہے اور جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کی انویسٹمنٹ کو گورنمنٹ سیکیور کرے کسی بھی طریقے سے۔ گورنمنٹ کیسے سیکیور کرے گی؟ جو اسکیمیں، ہاؤسنگ اسکیمیں یا ریئل اسٹیٹ سے ریلیونٹ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے، ایک ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے ان کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جب ایک ادارہ اس کو این او سی دیتا ہے تو اس کے پیچھے ان کی پوری ہسٹری بھی چیک پہلے کرنا چاہیے، تاکہ جب وہ مارکیٹ میں لانچ ہو جائے مارکیٹنگ میں تو پھر اس کے اندر کوئی فلاں نہیں آنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت ساری اسکیمیں رکھی ہوئی ہیں سر۔ صاحب آپ کو فائنل ٹچز دینا چاہیے اس چیز کو؟ نہیں جی، میں بڑی حوصلہ افزا بات انہوں نے کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اور یہ بتا رہے ہیں کہ کئی $100 ملین بھی لے کے آ رہے ہیں سر، لیکن یہاں پہ بڑی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ضرورت ہے، یہاں پہ یورو سی پیک میں ہم کافی بڑی انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں، بہت ضرورت ہے یہاں پہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ کو جو ہے نا اس کا رول، اور آپ نے پچھلی گورنمنٹ کی بات کی تو اس میں دیکھیں کہ گورنمنٹ کا کام اصل میں یہی ہے، ماحول کریٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ ماحول جب بن جاتا ہے تو لوگ اس میں انویسٹ کرتے ہیں، وہ ہم نے کیا اس زمانے میں۔ ہاؤسنگ اسکیمیں بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ باقی علاقوں میں بھی، اور جو پوش ایریا سے ہٹ کے دور جیسے بھی اسمال سٹیز کے اندر، بلکہ نئے سے نئے شہر آباد کرنے کی جو بات ہے۔ اور دیکھیں کہ اس زمانے میں ایک کام اور بھی ہوا ہے، جو ہماری زرعی زمینیں اسے ہٹا کے ہم نے دوسری جگہ پہ، تاکہ وہ بھی ہمیں نقصان نہ ہو، گرین اور دوسری گرے جو تھا اس میں، ہاں جی، وہ ایک باقاعدہ ایک پالیسی کے تحت کام چل رہا تھا۔ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اصل تو گورنمنٹ نے ہی کرنا ہے، ان کو جو ہے نا وہ مانیٹر کریں، ان کو دیکھیں کہ اگر تو لوگوں کو یہ اعتماد ہو کہ ہمارا پیسہ جو ہے نا یہاں پاکستان میں سیکیور ہے، تو وہ میرا نہیں خیال کہ کہیں اور لگائیں گے۔ اوورسیز تو پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم پاکستانی ہیں ہم سے ڈبل وہ وہاں پہ، میں نے تو وہاں پہ رہ کے دیکھا ہے کہ جتنا پاکستان کے لیے وہاں پہ جذبہ ہے وہ شاید یہاں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر اس طرح سے موجود نہیں ہے۔ تو ان کو اگر وہ ماحول دیا جائے، ان کو اعتماد دیا جائے تو پاکستان میں یہ انویسٹمنٹ جو ہے نا بہت زیادہ آ سکتی ہے۔ ناظرین، آپ نے سن لیا کہ اگر حکومت اس کے لیے ماحول پیدا کرے، حکومت اوورسیز پاکستانیز کی انویسٹمنٹ کو سیکیور کرے، اور جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں انہیں بجائے این آر او دے کے انہیں عبرت ناک سزائیں دی جائیں، ان کی تمام پراپرٹی ضبط کی جائیں، انہیں تماشا بنا دیا جائے لوگوں کے لیے کہ ان لوگوں نے قوم کا اعتماد لوٹا ہے، پیسے سے زیادہ اعتماد لوٹا ہے۔ تو انشاءاللہ اس سیکٹر کے لیے ہمارے رانا نسیم اختر صاحب اتنا پیسہ لے کے آئیں گے کہ کسی ہاؤسنگ کالونی کو کبھی کسی قرضے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔